हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में अभी तक 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहली यूनिट हमने की द लिविंग वर्ल्ड और दूसरी यूनिट हमने की ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर तीसरी यूनिट के लिए मैंने एक पोल कराया था यूट्यूब पे और ज़्यादातर बच्चे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की यूनिट चाहते थे। तो ये हमारी तीसरी यूनिट है क्रैश कोर्स में। और चैप्टर या पार्ट की बात करें तो ये 12 पार्ट है आपके क्रैश कोर्स का। अभी तक 11 चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं बेटा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें आपको 11 चैप्टर मिल जाएंगे और आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर खुद पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर करीब 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो बेटा, अगली यूनिट यहाँ पर हमारी है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नीट में करीब 15 से लेकर 18 सवाल इस यूनिट से पूछे जाते हैं और 3 चैप्टर इस यूनिट में आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा इवोल्यूशन है। तो बेटा, यहाँ पर हर यूनिट में आप जानते हैं कि आपको एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के बारे में इस यूनिट में बताया गया, वाटसन और क्रिक के बारे में। तो वाटसन और क्रिक की बात करें, आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का प्रपोज किया था, वाटसन क्रिक ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो चलिए जरा यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं इनके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाटसन के बारे में, तो वाटसन का जन्म हुआ 1928 में और इन्होंने जो पीएचडी की उसका आपको टॉपिक याद रखना है, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पर है क्रिक। इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ 1916 में और इन्होंने जो पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की 1954 में, एक्स रे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, जबकि वाटसन ने पीएचडी की डिग्री 1950 में ऑब्टेन की थी। अब यहाँ पर अगर हम 1953 की बात करें तो आप जानते हैं कि 1953 में दोनों ने मिलकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए के लिए और साथ ही रेप्लिकेशन की स्कीम भी दी। साथ ही साथ इन्हें कई सारे प्राइज दिए गए, कुछ नाम आपको याद करने हैं। जैसे एक प्राइज है जॉन कूलिंस वेरन प्राइज, ये इन्हें वाटसन और क्रिक को दिया गया 1959 में। दूसरा अवार्ड आपको याद करना है लास्कर अवार्ड, जो कि 1960 में दिया गया। एक प्राइज आपने पढ़ा था अर्नेस्ट मायर के लिए, बाल्जन प्राइज, ये है लास्कर अवार्ड, 1960 में दिया गया। रिसर्च कारपोरेशन प्राइज 1962 में दिया गया और नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया वाटसन और क्रिक को। तो ये साइंटिस्ट के बारे में बेटा बात हो गई। अब अपने चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर जो हमारा है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 वर्ड के बारे में सीखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझ लें कि इनहेरिटेंस का मतलब है माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जाना। जैसे आप देखते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके रिश्तेदार पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसकी नाक एकदम मम्मी की तरह है, इसकी आंखें एकदम पापा की तरह हैं। तो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि माता पिता के गुण ही बच्चों के अंदर आते हैं, माता पिता के कैरेक्टर ही बच्चे के अंदर आते हैं। तो इसी को इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है, यानी पेरेंट के कैरेक्टर का प्रोजनी में जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। इनहेरिटेंस, देखिए जेनेटिक्स में 2 चीज़ों की हम पढ़ाई करते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसलिए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजनी में पास होते हैं, यानी माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं और यही हेरिडिटी का आधार है, यही वंशागति का आधार है। यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपको सिमिलैरिटीज नजर आती हैं, यही इसका कारण इनहेरिटेंस है। अब दूसरा टर्म है वेरिएशन। अब आप देखते हैं बेटा कि जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से मिलता तो है लेकिन एकदम उनकी तरह नहीं होता है। आप अपने घर में देखिए, आप अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं लेकिन आप एकदम उनकी तरह नहीं, आप उनसे अलग हैं, आप अपने भाई बहन से अलग हैं। तो इसका मतलब वेरिएशन वो गुण है जिसके द्वारा बच्चा अपने माता पिता से अलग दिखाई देता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जाना इनहेरिटेंस है, और बच्चों का अपने माता पिता से अलग दिखाई देना वेरिएशन कहलाता है। अब बेटा यहाँ पर वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य बहुत पहले से, यहाँ पर आपको याद करना है 8000 टू 1000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 8000 से 1000 ईसा पूर्व मनुष्य ये जानता था कि वेरिएशन के कई कारण में से एक कारण छुपा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि बेटा देखिए, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर वेरिएशन आती हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती हैं। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं तो हम सब अपने मम्मी पापा से अलग दिखाई देते हैं। तो मनुष्य ये बात 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट जानता था। अब ह्यूमन ने नेचर में पाई जाने वाली वेरिएशन का यूज भी किया है, और इन वेरिएशन का उसने अपने फायदे के लिए यूज किया है। उसने अलग अलग तरह की प्लांट और एनिमल की ब्रीड को बनाया है। जैसे बहुत सारी वाइल्ड पॉपुलेशन प्लांट और एनिमल की होती हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ वेरिएशन पाई जाती हैं, और इन वेरिएशन का यूज मनुष्य ने अपने फायदे के लिए किया। जैसे एक एग्जाम्पल याद करना है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के द्वारा एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, जिसे नीलगाय आप कहते हैं, इनसे इंडियन ब्रीड बनाई गई हैं, जैसे साहीवाल काउ इन पंजाब। बेटा ध्यान के रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा पंजाब में साहीवाल काउ कैसे बनाई गई, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के द्वारा पंजाब में साहीवाल काउ बनाई गई। अब हमारे बेटा जो पूर्वज थे वो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जानते तो थे, लेकिन उन्हें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साइंटिफिक बेसिस के बारे में बहुत कम आइडिया था। यानी वो इसका वैज्ञानिक कारण नहीं जानते थे कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन का क्या कारण। जैसे आज हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस का जो कारण है वो डीएनए है, जीन है, वेरिएशन का कारण क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन है। लेकिन पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो आप ये कह सकते हैं 1856 के पहले, 1850 के पहले इस बारे में नहीं जानते थे। सबसे पहले मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया। तो बेटा इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ते हैं जरा ये देख लेते हैं। 6 टॉपिक इस चैप्टर में टोटल आपको दिए गए हैं, तो चलिए इनको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक बेटा है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जिसे आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण को पढ़ना है। फिर म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और लास्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि मेंडल के जो लॉज थे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे, उन्होंने वेरिएशन का कोई लॉ नहीं दिया था। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम मेंडल के इनहेरिटेंस के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के कौन कौन से नियम इन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए थे। तो इन्हीं के बारे में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं। मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, मिड 19th सेंचुरी यानी 1850 के आसपास अगर बात करें, तो इनहेरिटेंस को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई, काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। हेडवे का मतलब तरक्की होना। मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करा है गार्डन पीस के ऊपर। गार्डन पी बेटा कहते हैं पाइजम सटाइवम नाम के प्लांट को, और इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। नीट 2019 में पूछा गया था 1856 से 1863 तक, और फिर इन्होंने इनहेरिटेंस के नियमों को प्रपोज किया। मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस के दौरान पहली बार था कि जब किसी साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक का और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं, नीट में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बड़े सैम्पलिंग साइज लिए। बड़ा सैंपल साइज होने की वजह से इनके जो नियमों की क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी आप इनके नियमों की विश्वसनीयता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने
बड़ा सैंपल साइज कलेक्ट किया था जिस पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बेटा मेंडल ने गार्डन पी प्लांट में जो कैरेक्टर लिए, ये कैरेक्टर दो अपोजिंग ट्रेट के फॉर्म में थे। जैसे अगर स्टेम की हाइट की बात करें तो उसके लिए दो ट्रेट थी, टॉल और डॉर्फ प्लांट। यानी स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर, इसमें दो ट्रेट लिए गए, टॉल एंड डॉर्फ। इसी तरह से अगर सीड कलर की बात करें तो उसमें येलो और ग्रीन सीड कलर लिया गया। तो येलो और ग्रीन यहाँ पर क्या हो गए, ट्रेट हो गए, और जो सीड का कलर है ये कैरेक्टर हो गया। तो इसके द्वारा इन्होंने इनहेरिटेंस का एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक आप कह सकते हैं आधारभूत ढांचा तैयार किया इनहेरिटेंस का। और बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इनके नियमों को आगे बढ़ाया, और इस तरीके से जो इनहेरिटेंस के बारे में हमारी जानकारी है वो बढ़ती चली गई। अब मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के ऊपर किया था, इस पे इन्होंने 7 कैरेक्टर को लिया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था। ये भी बेटा आपको याद करने हैं। इन्होंने जो कैरेक्टर बेटा 7 लिए थे, उन कैरेक्टर में हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट थी, ठीक है। हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट इन्होंने ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे सीड का शेप एक कैरेक्टर है, अब इस कैरेक्टर में 2 ट्रेट है, एक राउंड है और एक रिंकल्ड है। जो राउंड है इसे डोमिनेंट कहते हैं, और रिंकल्ड जो है रिसेसिव है। डोमिनेंट उसे कहते हैं जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव उसे कहते हैं जो केवल होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो सीड शेप एक कैरेक्टर है और राउंड और रिंकल ट्रेट हो जाएंगे। तो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, 7 पेयर ऑफ ट्रेट लिया, या आप कह सकते हैं कि 14 ट्रेट को इन्होंने कंसीडर किया, या इन्हीं 14 ट्रेट को 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कैरेक्टर है सीड कलर, जिसमें डोमिनेंट येलो है और रिसेसिव ग्रीन हो जाएगा। तीसरा है फ्लावर कलर, जहां पर डोमिनेंट वायलेट है और रिसेसिव वाइट है। पॉड शेप में फुल डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव, और फुल के लिए एक टर्म और एनसीईआरटी ने यूज किया है इन्फ्लेटेड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेटेड या फुल। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल है वो रिसेसिव हो जाएगी। स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल डोमिनेंट है, और जो डॉर्फ है ये रिसेसिव है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ट्रेट जब कहेंगे तो 7 पेयर या 14 आंसर करोगे, और कैरेक्टर पूछा जाएगा तो 7 कैरेक्टर आप आंसर करोगे। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को सेलेक्ट किया एज पेयर। अब यहाँ पर बेटा जो ट्रू ब्रीडिंग, इसका मतलब क्या है? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस। वैसे एनसीईआरटी ने लिखा कि ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation। यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का अगर सेल्फ पॉलिनेशन करे तो वही ट्रेट आपको अगली जनरेशन में दिखाई देनी चाहिए। इसका सीधा मतलब बेटा होता है होमोजाइगस से। जो होमोजाइगस होते हैं उन्हीं को ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है। और मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का यूज किया, 7 कैरेक्टर लिए, 14 ट्रेट को लिया। और ध्यान रखिएगा 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा है इन्फ्लेटेड को फुल भी कहते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर राउंड के लिए एक टर्म एनसीईआरटी ने स्मूथ भी यूज किया, तो बेटा ये भी आप जरूर ध्यान रखोगे। यहाँ पर टेबल में भी आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट दिखाई गई हैं, आपको 7 कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं, और हर एक कैरेक्टर में जो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं वो आपको यहाँ पर इस टेबल में दिखाई गई, और यही पिछले पेज पे फिगर में भी आपने देखा। अब बेटा यहाँ पर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बेटा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का जो मतलब है वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक समय में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे पी प्लांट में तो केवल एक कैरेक्टर को हम लेंगे। एक कैरेक्टर के लिए अगर हम क्रॉस कराते तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहा जाएगा। जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल एंड डार्क पी प्लांट के बीच में टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब टॉल और डार्क प्लांट
ये स्टेम की हाइट के कैरेक्टर के अंदर आते हैं। दोनों ट्रेट हैं टॉल और डॉर्फ, और ये स्टेम की हाइट के अंदर आते हैं। तो स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं जरा देखिएगा, आपको फिगर में दिखाएंगे। देखिए बेटा, जब यहाँ पर टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया तो आपने देखा कि ये इन्हें आप पेरेंटल जनरेशन कहेंगे, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि पहली जो जनरेशन है उसे F1 जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन कहा जाता है। यहाँ पर सारे प्लांट टाल मिले। अब टॉल प्लांट जो है, इसको अगर टॉल प्लांट से हम क्रॉस कराएंगे तो इसे सेल्फिंग कहा जाएगा। सेल्फिंग मतलब जिस तरह का प्लांट है उसी तरह के प्लांट से उसका क्रॉस करा दें तो हमें अगली जनरेशन, जिसे फिलियल 2 या F2 कहा जाता है, अगली जनरेशन में हमें टॉल प्लांट भी मिले और डॉर्फ प्लांट भी मिले। तो ये बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाया गया, जहां पर हमने एक कैरेक्टर को कंसीडर किया है स्टेम की हाइट को। अब इसी को एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में भी लिख के दिया है, चलिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पहली हाइब्रिड जनरेशन होती है उसे फिलियल वन जनरेशन या F1 के नाम से जाना जाता है। और मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी में जितने भी प्लांट हैं वो सारे टॉल हैं, कोई भी वहां पर डॉर्फ नहीं था, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टर के लिए भी इनको ऐसी ऑब्जर्वेशन मिले, यानी इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्रोजनी होते हैं वो किसी एक पेरेंट की तरह होते हैं, और दूसरे पेरेंट का जो ट्रेट है वो बच्चों में दिखाई नहीं देता। टॉल और डॉर्फ दो पेरेंट लिए हमने, जब इनके बीच क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में सारे प्रोजनी टॉल मिले, कोई डॉर्फ नहीं मिला। अब फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो टॉल F1 प्लांट थे इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, और इन्होंने देखा कि जो फिलियल 2 F2 जनरेशन है उसमें सम ऑफ स्प्रिंग डॉर्फ भी हैं, और डॉर्फनेस का जो कैरेक्टर था F1 जनरेशन में नहीं शो हुआ था, अब वो एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में। अब इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो 1/4 प्लांट हैं वो डॉर्फ हैं और 3/4 प्लांट F2 जनरेशन के टॉल हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 25% F2 जनरेशन में डॉर्फ हैं और 75% टॉल हैं। और जो टॉल और डॉर्फ ट्रेड आपको नज़र आ रही है F2 जनरेशन में, ये सेम अपने पेरेंट की तरह हैं, इनमें कोई भी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी कोई भी प्लांट या तो टॉल है या तो डॉर्फ है F2 जनरेशन में, कोई भी इनके बिटवीन हाइट में या बीच की हाइट का नहीं है। तो मेंडल ने इस आधार पे देखा कि जो रेशियो आता है टॉल और डॉर्फ में F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है, और जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है टॉल और डॉर्फ, इनके बीच कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है F1 या F2 स्टेज के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 75% प्लांट F2 जनरेशन में वो टॉल हैं, और जो 25% प्लांट यहाँ पर डॉर्फ हैं, यानी 1/4 यहाँ पर डॉर्फ हैं और जो 3/4 प्लांट हैं यहाँ पर टॉल आपको नज़र आ रहे हैं। अब अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो भी ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, उन ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल ने ये कहा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास होती है अनचेंज्ड, बिना किसी परिवर्तन के। क्योंकि जैसे टॉल और डॉर्फ प्लांट इन्होंने पेरेंट में लिए थे, सेम इसी तरह के टॉल और डॉर्फ प्लांट F2 जनरेशन में मिलते हैं। तो इसका मतलब मेंडल ने कहा कि समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा है, समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। और इन्होंने इन समथिंग के लिए एक टर्म यूज किया, दैट इज फैक्टर। इसे मेंडल ने फैक्टर कहा, ये नीट में पूछा गया है। अब आज के समय में इन्हें जीन कहा जाता है। फैक्टर टर्म किसने दिया? मेंडल ने। जीन टर्म किसने दिया? जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये जो जीन है, इन्हीं जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, क्योंकि बेटा माता पिता के लक्षणों को बच्चों में कौन ले जाता है? जीन ले जाते हैं, और माता पिता के लक्षणों को अगली जनरेशन यानी बच्चों में लाने को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या हो गई? जीन हो गई। अब एक जीन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की इंफॉर्मेशन होती है, और जो जीन
कोड करते हैं वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। और एलील क्या है? दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये एक ही जीन की दो अलग अलग फॉर्म है। जैसे मान लेते हैं कि स्टेम हाइट के लिए जो जीन है उसका नाम है टी जीन, तो टी जीन के दो एलील हो जाएंगे, एक होगा कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जो कैपिटल टी एलील है ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और जो स्मॉल टी है ये डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कैपिटल लेटर हम कन्वेंशनली यूज करते हैं डोमिनेंट के लिए और स्मॉल लेटर यूज करते हैं रिसेसिव के लिए। यही सारी बातें यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने लिख के बताई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे पी प्लांट डिप्लॉयड है, हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो डिप्लॉयड में एक कैरेक्टर के लिए बेटा एक पेयर पाया जाता है एलील का। जैसे अगर हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में जो स्टेम की हाइट हमने कैरेक्टर ली है, उस हाइट के लिए आपको मैंने कहा कि हाइट के लिए एक जीन है जिसका नाम टी जीन है, और इस टी जीन के दो एलील है कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बेटा जो एलील है ये पेयर में पाए जाएंगे, तो तीन पेयर बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीन पेयर यहाँ पर बन गए। अब ये जो बेटा कैपिटल टी है और स्मॉल टी, इसमें देखिए दोनों एलील एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो इसी को ट्रू ब्रीडिंग आप कहेंगे या फिर होमोजाइगस का नाम देंगे। ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे या फिर होमोजाइगस यहाँ पर नाम देंगे। तो अगर एलील पेयर सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसे होमोजाइगस कहेंगे, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और अगर दोनों एलील डिफरेंट है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए इस पेयर में दोनों एलील अलग हैं, तो इसे हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड का नाम दिया जाएगा। इसे हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कहेंगे। और कैपिटल टी और स्मॉल टी को होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग का नाम दिया जाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बेटा जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इन सबको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं, इन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। जो जीनोटाइप होते हैं ये एक्चुअली हमें एलील के बारे में जानकारी देते हैं, जीन के बारे में बताते हैं। और जो टॉल डॉर्फ टर्म है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है, ये फिनोटाइप कहलाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉर्फ आर द फिनोटाइप। फिनोटाइप बेटा जो एक्सप्रेशन है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जैसे हम दिखाई देते हैं, वो हमारा फिनोटाइप है। और फिनोटाइप किस पे करता है? जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। यानी अब यहाँ पर बेटा ये जान ले हम कि जो कैपिटल टी, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी किसके लिए? टॉलनेस के लिए, दोनों एल कैपिटल है, तो ये कैपिटल टी जो जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा। अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी बेटा किसके लिए है? डॉर्फ के लिए है, से डॉर्फ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म हम लें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी बेटा किसके लिए है? टॉल के लिए। स्मॉल टी किसके लिए? डॉर्फ के लिए। लेकिन जब दो एलील एक साथ आ गए अलग अलग ट्रेट वाले, तो जो डोमिनेंट है ये एक्सप्रेस करेगा, यानी ये टॉल बनेगा। तो बेटा आप देखिए जीनोटाइप यहाँ पर तीन तरह के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जीनोटाइप तीन है लेकिन फिनोटाइप केवल दो ही हैं, टॉल और डॉर्फ। दो ही तरह के फिनोटाइप हो सकते हैं यहाँ पर अगर हम एक जीन की बात करें, लेकिन जीनोटाइप यहाँ पर तीन है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, और टॉल और डॉर्फ को क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट को हेट्रोजाइगस कहेंगे या फिर आप इसे हाइब्रिड कह सकते हो, क्योंकि ये एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, इसलिए इसे मोनो हाइब्रिड कहेंगे। और अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। तो बेटा यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाया गया है, तो चलिए इसको जरा देखते हैं। और यहाँ पर किस मेथड का आप यूज करोगे ये भी आप ध्यान दोगे। देखिए यहाँ पर एक टॉल प्लांट आपको दिखाया गया है और एक डॉर्फ प्लांट दिखाया गया है। बेटा जो टॉल और डॉर्फ लिखे ये फिनोटाइप लिखे और इनका जीनोटाइप आपको लिख के दिया गया साथ में। अब देखिए सबसे पहले क्या किया गया, इनके गैमीट बनाए गए। जो कैपिटल टी है, इसमें जो गैमीट, देखिए गैमीट जब बेटा हमेशा हैप्लॉयड होगा तो गैमीट में एक ही एलील आएगा एक जीन का।
एक एलील पेयर में से गैमीट में केवल एक ही एलील आएगा, तो कैपिटल टी से जो गैमीट बनेंगे उस सब में केवल कैपिटल टी एलील होगा, और डॉर्फ प्लांट से जो गैमीट बनेंगे उनमें केवल स्मॉल टी एलील होगा। अब यहाँ पर बेटा इन गैमीट के बीच फ्यूजन होगा और F1 जनरेशन बनेगी। बेटा आप देखिए ये वाला गैमीट इससे फ्यूज करेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये वाला जो गैमीट है ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब मैंने अभी बताया कि जब दो एलील है तो जो डोमिनेंट एलील है ये एक्सप्रेस करेगा, और डोमिनेंट एलील कैपिटल टी किसके लिए, टॉल के लिए है, तो ये एक्सप्रेस करेगा। यानी पहली जनरेशन में आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट हैं कैसे हैं, टॉल हैं। अब ये जो टॉल प्लांट हमें मिला F1 जनरेशन में, इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब जो टॉल प्लांट हमें मिले इसी तरह के टॉल प्लांट से हम इसका क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले गैमीट हम बनाएंगे। अब देखिए बेटा, अब जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, इसमें दो एलील हैं, और जब गैमीट बनेंगे तो दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। 50% गैमीट में कैपिटल टी एलील जाएगा और 50% में स्मॉल टी जाएगा। ऐसे इस प्लांट के भी दो तरह के गैमीट बनेंगे। यानी अगर होमोजाइगस प्लांट है, मोनोहाइब्रिड है, तो उसमें दो तरह के यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और होमोजाइगस है तो केवल एक ही तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर बेटा F2 जनरेशन को देखते हैं क्रॉस करके। यहाँ पर कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराओगे तो स्मॉल टी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि आपको कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिल रहे हैं, और स्मॉल टी एक मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप मतलब ये प्लांट टॉल नजर आएगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, डॉर्फ एक आपको दिखाई दे रहा है, तो फिनोटाइप का रेशियो कितना आया, 3:1 का रेशियो आया। 3 टॉल और 1 डॉर्फ प्लांट है। लेकिन जीनोटाइप आप देखें तो बेटा 3 तरह के जीनोटाइप आपको मिले। 25% प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के हैं, 50% 25% कैपिटल टी टाइप के हैं, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के हैं, और 25% स्मॉल टी टाइप के हैं। तो जीनोटाइप का रेशियो कितना आया, 1:2:1 का रेशियो आया। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो आया, जो कि फिनोटिपिकली 3:1 है और जीनोटिपिकली 1:2:1 है। अब बेटा यहाँ पर जीनोटाइप को देखने के लिए देखिए, फिनोटाइप तो आपको नॉर्मली ऐसे भी नजर आएगा जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया था। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो तो 3:1 आपको दिखाई दे रहा है, 3 टॉल और 1 डॉर्फ प्लांट। लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आप जीनोटाइप के बारे में नहीं बता सकते हो। तो जीनोटाइप का रेशियो पता लगाने के लिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर आपको बना के दिखाया गया ना, ये स्क्वायर दैट इज नेम्ड एज पनेट स्क्वायर, इसे पनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। और पनेट स्क्वायर के द्वारा हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में पता लगा सकते हैं कि जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी क्या। ये भी बेटा नीट में आपसे हाल ही में पूछा गया था। चलिए जरा लैंग्वेज में भी इसे देख लेते हैं। देखिएगा, पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनॉल्ड सी पनेट। ये आपके नीट में पूछा गया था बेटा। है क्या ये? Punnett square is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross। यानी पॉसिबल जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो गैमीट होते हैं उन्हें दो साइड लिखा जाता है, एक टॉप रो में और दूसरे पेरेंट के गैमीट को लेफ्ट कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो रेशियो हमें मिला है 1:2:1 का, ये रेशियो हम मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं। यानी 1/4, 1/2, 1/4 रेशियो जो आता है इनके बीच में, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है।
ax प्लस बी वाई टू द होल स्क्वायर से। आप देख सकते हैं 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वही रेशियो मिल जाएगा जो रेशियो पनेट स्क्वायर से भी हमने कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब है कि जीनोटिपिक रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से, लेकिन अगर सिंपली हम किसी डोमिनेंट ट्रेट को देखते हैं, उसके फिनोटाइप को देखते हैं, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। जैसे कि अगर हम एक टॉल प्लांट को देखते हैं, अगर हम टॉल प्लांट को देखते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस वाला है या फिर हेट्रोजाइगस, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वेदर ए टॉल प्लांट फ्रॉम द F1 और F2 हैज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इसको हमें पता लगाना पड़ेगा। इसको हम एक क्रॉस के द्वारा पता लगा सकते हैं, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बेटा टेस्ट क्रॉस से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, क्योंकि डॉर्फ प्लांट तो निश्चित रूप से स्मॉल टी ही होगा। अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो उसका जीनोटाइप हम देख के नहीं बता सकते, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? टेस्ट क्रॉस के द्वारा इसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा टेस्ट क्रॉस लगातार आपसे पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस में हमें क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट क्रॉस में हम जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है, उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से हम कराएंगे। ठीक है, डोमिनेंट का क्रॉस हम किससे कराएंगे? रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे। और यहाँ पर आपको एक एनसीईआरटी ने टेस्ट क्रॉस आपको दिखाया भी है। जैसे यहाँ पर एक डोमिनेंट आपको फिनोटाइप दिया गया है, डोमिनेंट फिनोटाइप आपको दिया गया है। डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है? दैट इज वायलेट फ्लावर, ये डोमिनेंट है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। मतलब वायलेट होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब हमने होमोजाइगस रिसेसिव से इसका क्रॉस करा है। रिसेसिव स्मॉल डब्ल्यू है, होमोजाइगस रिसेसिव से हमने इसका क्रॉस करा दिया, एक बार होमोजाइगस मान के और एक बार हेट्रोजाइगस मान के। ठीक है, अब देखिए जब होमोजाइगस मान के हमने क्रॉस कराया है तो आप देख सकते हैं कि उस केस में रिजल्ट हमें क्या मिला है। रिजल्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो रिजल्ट बेटा हमें मिला है वो ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। अगर हमने डोमिनेंट मान के क्रॉस कराए रिसेसिव पेरेंट से तो उस केस में हमें सारे प्लांट कैसे मिले? वायलेट मिले। और अगर हमने हेट्रोजाइगस मान के रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराए तो आधे फ्लावर वायलेट मिले और आधे वाइट मिले। फिगर में आप देख सकते हो इस चीज को। अब इससे इंटरप्रिटेशन हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे? इसका मतलब है कि जो अननोन फ्लावर हमें दिया गया, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर ऑल फ्लावर वायलेट है तो अननोन फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर आधे फ्लावर वायलेट है तो अननोन फ्लावर कैसा हो जाएगा? हेट्रोजाइगस हो जाएगा। बेटा ये केवल वायलेट फ्लावर की बात नहीं, ये किसी भी कैरेक्टर की आप बात करें, जैसे स्टेम हाइट की बात करें। अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि हमने एक टेस्ट क्रॉस किया और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आपको दिया गया कि ऑल प्लांट आर टॉल, तो बताइए अननोन जीनोटाइप क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? होमोजाइगस। अगर आपको रिजल्ट दिया गया कि हाफ ऑफ द प्लांट आर टॉल एंड हाफ आर द डॉर्फ, तो अननोन प्लांट कैसा होगा? तो आप क्या कहोगे? हेट्रोजाइगस। यानी हर ट्रेट के लिए आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, ऑल आर डोमिनेंट। अगर सभी डोमिनेंट है तो होमोजाइगस और हाफ डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस। केवल टेस्ट क्रॉस में इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बेटा यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने दो नियम दिए और इन नियम के द्वारा इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझाया। आज इन रूल को हम प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। पहले लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं और दूसरे लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो पहले बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। यानी कैरेक्टर को फैक्टर कंट्रोल करते हैं और आज इन्हें हम जीन कहते हैं। फैक्टर पेयर में पाए जाते हैं जिन्हें एलील पेयर कहते हैं। एंड इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। यानी अगर डिसिमिलर पेयर है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट करेगा। कैपिटल टी डोमिनेंट और स्मॉल टी रिसेसिव है। अब देखिए बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें एक्सप्लेन करता है
कि F1 जनरेशन में केवल एक कैरेक्टर एक ट्रेट नज़र आती है और F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट नज़र आती है। साथ ही साथ जो F2 जनरेशन में आपको 3:1 का रेशियो मिला, उसे कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो F2 जनरेशन में आपको फिनोटाइप का 3:1 रेशियो दिखाया गया था, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा ये लॉ इस फैक्ट पर आधारित है कि एलील मिक्स नहीं होते हैं, इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती और दोनों जो ट्रेट होते हैं ये F2 जनरेशन में रिकवर्ड हो जाते हैं, भले F1 स्टेज में एक ट्रेट जो रिसेसिव थी वो नज़र नहीं आई थी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है यहाँ पर कि जब दो एलील, पेरेंट में दो एलील होते हैं और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। और ध्यान से देखिएगा, एक गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। एक गैमीट एक एलील पेयर का केवल एक एलील रिसीव करता है। अब होमोजाइगस पेरेंट अगर है तो सारे गैमेट सिमिलर बनेंगे, जैसे कैपिटल टी है तो इसमें केवल एक तरह के गैमेट बनेंगे कैपिटल टी। स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस तो सारे गैमेट स्मॉल टी टाइप के बनेंगे। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे, 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ गैमेट ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 50% एलील यहाँ पर कैपिटल टी टाइप के बनेंगे और 50% स्मॉल टी टाइप के बनेंगे अगर हेट्रोजाइगस यहाँ पर है। तो बेटा ये बात हो गई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन भी जिनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि जब F1 मेंडल के क्रॉस में, बेटा आपने क्या देखा कि F1 दोनों पेरेंट में से किसी एक की तरह है। आपने टॉल और डॉर्फ को लिया, जब क्रॉस कराया तो आपको F1 कैसा मिला? टॉल। लेकिन अगर F1 did not resemble either of two parent as was in between two, that is called incomplete dominance। यानी incomplete dominance में F1 दोनों पेरेंट में से किसी की तरह नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए आप बेटा, यहाँ पर आपको पेरेंटल जनरेशन दिखाई गई, यहाँ पर एक पेरेंट कैसा है? रेड है और दूसरा वाइट है। अब इनके गैमीट यहाँ पर आपको दिए गए, होमोजाइगस है तो एक तरह के गैमीट हैं और होमोजाइगस तो एक तरह के गैमीट बने, इन गैमीट का फ्यूजन हुआ, कैपिटल स्मॉल आर बना। अब ये देखिए, अगर आप तो रेड और वाइट, यानी अगर आप मेंडल के क्रॉस को देखें तो टॉल और डॉर्फ लिया था, F1 में आपको टॉल मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको रेड मिलना चाहिए था, लेकिन F1 में आपको सारे प्लांट कैसे मिले? पिंक मिले। यानी जो F1 है वो अपने दोनों पेरेंट में से किसी से रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा है, उनके बीच का कलर आ गया। अब जब हमने पिंक की सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पर F2 जनरेशन आप देखोगे तो F2 जनरेशन में 4 में से एक रेड है, एक वाइट है और 2 पिंक हैं। यानी यहाँ पर अगर फिनोटाइप का रेशियो देखिए तो रेड पिंक और वाइट के बीच 1:1 का, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था बेटा, तो उसमें रेशियो कितना आया था? 3:1 का रेशियो आया था फिनोटाइप का। जीनोटाइप का रेशियो तो यही आया था, तो जीनोटाइप का रेशियो नहीं चेंज हुआ, लेकिन फिनोटाइप का रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चेंज हो गया। तो चलिए देखते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ मिलेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको मिलेगा फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसे स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम स्पीसीज कहा जाता है। यही केस बेटा आपने देखा, जो भी आपको मैंने दिखाया ये एंटीराइनम या डॉग फ्लावर का ही केस दिखाया गया था, जहां पर एक एलील दूसरे पे इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है और इसी वजह से जो F1 जनरेशन है उसकी ट्रेड दोनों के बीच में आती है, और साथ ही साथ जो F2 जनरेशन है वहां पर फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाता है। तो बेटा F2 जनरेशन में हमने देखा कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो है ये सेम आता है 1:2:1। बेटा जीनोटाइप के रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था 1:2:1 का रेशियो, सेम वही यहाँ पर भी है, एग्जैक्ट है। लेकिन फिनोटाइप का रेशियो जो कि 3:1 आना चाहिए था वो चेंज होके 1:2:1 हो गया। और इसका कारण क्या है कि जो कैपिटल आर है ये कंप्लीटली स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं करता है और इसीलिए आपको पिंक कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यानी जो
बेटा अब किसी एलील में अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। अगर एलील में मॉडिफिकेशन हो गया या म्यूटेशन हो गया तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। अब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो दो वजहों से हो सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम। ये बात आप डायरेक्टली याद रखोगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों आई, तो आप क्या कहोगे कि या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है या फिर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बात अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। एनसीईआरटी ने इसको लास्ट में लिखा है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, हेंस इन द एग्जाम्पल अबो, यानी जो स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर का केस है, द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू, क्या कारण है, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। तो आप सीधे याद रखेंगे, बाकी ये सब थ्योरी कहानी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं जो एनसीईआरटी ने बीच में दी है। आपको सीधे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से है या फिर एंजाइम ना बनने की वजह से है। बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस का दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की बात करें तो इसको समझने के लिए तीन बातें जान लीजिए। अगर F1 दोनों पेरेंट में से किसी एक की तरह दिखाई देता है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। अगर F1 दोनों पेरेंट के बीच में कैरेक्टर शो करता है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन अगर F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट की तरह होता है तो इसे कोड डोमिनेंस का केस कहा जाता है। तो ये तीन बातें बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब कोड डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ह्यूमन में है ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस टॉपिक को भी जाके आप पढ़ सकते हैं। अब ह्यूमन में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है। तो यहाँ पर जीन आई है जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। अब ये जो जीन आई है, इस आई जीन के द्वारा एक शुगर का फॉर्मेशन कराया जाता है और ये शुगर आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आरबीसी की है उसके ऊपर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होता है और जो काइंड ऑफ शुगर है ये जीन आई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बेटा नॉर्मली आप जानते हैं कि एक जीन के दो एलील होते हैं, जैसे टी जीन आपने पढ़ा उसके दो एलील पढ़े, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जो जीन आई यहाँ पर है इसके तीन एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब जो जी एलील आई ए और आई बी हैं ये स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि रिसेसिव एलील कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। अब चूंकि ह्यूमन की बेटा हम बात करें तो हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एक पर्सन में एक जीन के दो एलील होंगे। तो अब किसी भी पर्सन की बात करें जो तीन हमारे पास आई जीन एलील हैं, इनमें से दो एलील हर एक पर्सन के अंदर मौजूद होंगे, कोई भी दो एलील हो सकते हैं। अब ये दो एलील किस तरीके से हो सकते हैं, 6 कंडीशन बेटा यहाँ पर पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, या तो आई ए हो सकता है किसी पर्सन में, या आई बी हो सकता है, या आई हो सकता है, या फिर आई बी हो सकता है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, या आई हो सकता है, या फिर आई और आई हो सकता है। चलिए बेटा आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। अगर बेटा हम बात करते हैं आई ए और आई बी के बारे में तो ये कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं आई के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर आई ए और आई एक साथ होंगे तो केवल आई ए एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि जो स्मॉल आई है ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब कि जब आई ए और स्मॉल आई साथ में होंगे, जैसे आई ए और स्मॉल आई साथ में हैं तो आई ए एक्सप्रेस करेगा, और आई एक्सप्रेस करेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह जब आई बी और आई साथ में होंगे तो आई बी कंप्लीटली डोमिनेट करेगा आई के ऊपर, और आई बी की वजह से ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि जब आई ए, आई बी और आई साथ में होंगे तो आई बी एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब आई ए और आई बी दोनों साथ में होंगे तो ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे और अपनी तरह की शुगर प्रोड्यूस करेंगे, और ये कोडोमिनेंस की वजह से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब
IA और IB साथ में होंगे तो इस कंडीशन में IA A शुगर बनाएगा, IB B शुगर बनाएगा और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये जो शुगर है ना यही एंटीजन है और जैसा एंटीजन होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाके देखिएगा। अब देखिए IA आई है तो स्मॉल आई से कोई शुगर बन नहीं रही, IA से A शुगर बन रही, A एंटीजन, और जैसा एंटीजन होगा आरबीसी के मेम्ब्रेन पे वैसा ही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। IA IB में दोनों तरह के एंटीजन है इसलिए AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और स्मॉल आई में कोई एंटीजन नहीं इसलिए O ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो बेटा यहाँ पर जो AB पर्सन है उसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन पर दोनों तरह की शुगर होंगी और इसलिए इसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। अब चूंकि बेटा यहाँ पर 3 तरह के एलील हैं, एक जीन है, ध्यान दीजिएगा, एक जीन है, 3 एलील हैं, 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप हैं, ये 1346 याद करिएगा। एक जीन आई है, 3 एलील IA IB और स्मॉल आई, 4 फिनोटाइप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, ये फिनोटाइप है, और 6 जीनोटाइप हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये जीनोटाइप आपको दिखाए गए और ब्लड टाइप जो है ये फिनोटाइप है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या फिर O ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। तो यही यहाँ पर लिख के आपको दिया गया है कि 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एलील आर पॉसिबल एंड देयरफॉर टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ABO टाइप। आपसे पूछा हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल, तो अब आप बता सकते हो फिनोटाइप 4 हो सकते हैं, A, B, AB एंड O। अब बेटा यहाँ ध्यान देंगे जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी 3 एलील हैं एक ही कैरेक्टर के लिए। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो 2 ही एलील बेटा आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। In an individual, only 2 allele are present. Multiple allele can be found only when population studies are made. आपके ब्लड में बेटा 2 ही एलील हो सकते हैं, मेरे ब्लड में भी 2 ही एलील हो सकते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल एलील के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। मल्टीपल एलील कहते किसे हैं, अगर एक जीन के लिए एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील हो तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। तो बेटा ABO ब्लड ग्रुपिंग डोमिनेंस को भी बताता है, कोडोमिनेंस को भी बताता है और मल्टीपल एलील को भी रिप्रेजेंट करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, दैट इज नेम्ड एज पिलियोट्रॉपी। इसे पिलियोट्रॉपी कहते हैं। अगर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है तो इसे पिलियोट्रॉपी का नाम दिया जाता है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीरीज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। स्टार्च की जो सिंथेसिस एक कैरेक्टर इसको एक जीन कंट्रोल करता है और इसके 2 एलील हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब जो कैपिटल बी होमोजाइगस फॉर्म है ये लार्ज स्टार्च ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। स्मॉल बी जो है ये स्मॉलर स्टार्च ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। और जब इनका मैचुरेशन होता है तो कैपिटल बी सीड राउंड होते हैं और स्मॉल बी सीड रिंकल्ड होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैपिटल बी स्मॉल बी सीड की बात करते हैं बेटा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी सीड में जो स्टार्च ग्रेन होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज के, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर कैपिटल बी से जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे हैं, लार्ज हैं। स्मॉल बी से स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनते हैं और जो कैपिटल बी स्मॉल बी सीड हैं इनसे इंटरमीडिएट साइज में स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो F1 है, कैपिटल बी स्मॉल बी F1 है, ये दोनों पेरेंट से अलग है, ये दोनों की तरह नहीं है, ना तो लार्ज है ना स्मॉल, दोनों के बीच में इन बिटवीन। तो इन बिटवीन है तो क्या हो गया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी यही हमने पढ़ा कि अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो देखिएगा, if starch grain size is considered as phenotype then from this angle allele show incomplete dominance। चलिए बेटा, हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। जब 2 जीन की इनहेरिटेंस की बात हम करते हैं तो इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा और उसके एक्सेप्शन के रूप में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा और कोडोमिनेंस को पढ़ा। अब हम यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने जा रहे हैं।
तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि एक समय में हम यहाँ पर दो कैरेक्टर को लेंगे, एक समय में दो कैरेक्टर को यहाँ पर हम लेंगे, जबकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक समय में एक कैरेक्टर को लेते थे, जैसे स्टेम की हाइट को लिया और टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कर दिया। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर लेंगे, जैसे सीड का शेप और सीड का कलर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो पी प्लांट हम लेंगे जिनमें दो कैरेक्टर एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक पी प्लांट यहाँ पर हम ऐसा लेंगे, एक पी प्लांट ऐसा लेंगे जिसमें सीड में येलो कलर और राउंड शेप होगा, और दूसरा सीड ऐसा लेंगे जिसमें ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप होगा। तो यहाँ पर जो सीड का कलर और सीड का शेप है वो कैरेक्टर है, और इन दो कैरेक्टर के आधार पे हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा जो पेरेंट है, जहाँ पर आपको राउंड और येलो सीड आपने लिया, उसका जीनोटाइप आप लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और जो रिंकल्ड और ग्रीन है उसको आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो डोमिनेंट वाला यहाँ पर है उस डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंटल जनरेशन को बेटा आप देखिए, तो यहाँ पर राउंड और येलो एक सीड लिया गया है जिसका जीनोटाइप आपको दिया गया, और दूसरा सीड है रिंकल्ड और ग्रीन। अब सबसे पहले इनके गैमीट आपको बना के दिखाए गए हैं। आपको जब भी अगली जनरेशन में जाना होगा गैमीट बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमोजाइगस फॉर्म है, होमोजाइगस फॉर्म में एक ही तरह के गैमीट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी होमोजाइगस फॉर्म है और एक गैमीट में एक जीन का केवल एक एलील जाता है। तो यहाँ से कैपिटल आर आया और यहाँ से कैपिटल वाई आया। इसी तरह यहाँ से स्मॉल आर आया और स्मॉल से यहाँ स्मॉल वाई आया। अब इन दोनों गैमीट का जब फ्यूजन हुआ तो कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर यहाँ से आया, ये बन गया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर से आया। तो ये राउंड और येलो सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। तो पेरेंटल जनरेशन, पहली जनरेशन में आप देखिए, जैसा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताया गया था कि F1 जनरेशन में जो प्रोजनी होगा दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह होगा। तो आप देखिए जितने भी प्रोजनी बने F1 में वो सारे एक पेरेंट की तरह यानी राउंड येलो डोमिनेंट की तरह हैं। अब इसकी सेल्फिंग करा दी गई। सेल्फिंग का मतलब है कि इस राउंड येलो का इसी तरह के दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवा दीजिए, और क्रॉस कराने के लिए बेटा आपको क्या करना, गैमीट बनाना है। अब ये डाई हाइब्रिड है, यहाँ पर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने मोनो हाइब्रिड कहा था, वैसे यहाँ पर दो जीन के लिए हाइब्रिड है तो इसे डाई हाइब्रिड कहेंगे। अब यहाँ पर दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था, इनमें चार तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरा जो पेरेंट, इससे भी चार तरह के गैमीट बनेंगे, और चार तरह के गैमीट को जब फ्यूज कराएंगे तो F2 जनरेशन में 16 प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा, 16 प्रोजनी बनेंगे। अब फिनोटिपिक रेशियो बेटा इनका आएगा 9:3:3:1, जबकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आया था, 3:1 का रेशियो आया था फिनोटाइप का। तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है, जिसमें 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन है। तो ये रेशियो आप याद रखेंगे, और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आएगा 1:2:1:2:2:4:2:1:1, ये रेशियो आएगा यहाँ पर। तो ये रेशियो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 1:1:4, 2:1:1, इधर से भी चलेंगे तो 1:1:4, 2:1:1, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। या आप याद रख सकते हैं 1:1:1:1 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2:2, 2:2 और फिर 4 हो जाएगा। ये रेशियो आप याद कर सकते हो, 1:1:1:1, 2:2, 2:2, 4, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चलिए बेटा अगला टॉपिक यहाँ पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि जो फिनोटाइप का रेशियो है 9:3:3:1 आता है, और ये जो रेशियो यहाँ पर है ये अलग अलग जो पेयर है कैरेक्टर के, अगर उनको हम लेते हैं तो उसमें ये रेशियो हमें लगातार दिखाई देगा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया, जिसे आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम कहता है कि जब दो पेयर ट्रेट या दो कैरेक्टर कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी एक जो जीन है
और दूसरे जीन से पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक एलील का जो दूसरे एलील से असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीनोटाइप फाउंड इन F2 जनरेशन और एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो बेटा मैंने आपको बताया 9:3:3:1 का रेशियो आता है, और जीनोटाइप भी मैंने बताया, क्या बताया, 1:1:4:2:1:2:1, यानी 9 टाइप के जीनोटाइप आएंगे और 4 टाइप के फिनोटाइप आएंगे, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप आए थे 3 तरह के और फिनोटाइप आए थे 2 तरह के। अगला बेटा यहाँ पर टॉपिक है डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा अब इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि मेंडल ने अपना जो वर्क है इनहेरिटेंस पर ये 1865 में पब्लिश किया, लेकिन कई वजहों से सन 1900 तक लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया, मेंडल के नियमों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके 4 कारण थे। पहला कारण क्या था, मेंडल के नियमों पे लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, तो उसका पहला रीजन था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज नाउ। जैसे आज के समय में संचार बहुत आसान है बेटा, आप देखिए कोई भी सूचना 1 सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। उन दिनों में कम्युनिकेशन आसान नहीं हुआ करता था और इनका जो नियम था, इनका जो वर्क था वो वाइडली पब्लिसाइज, बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। दूसरा, सेकेंडली, इन्होंने जो जीन का कॉन्सेप्ट दिया या जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, मेंडल ने जीन के बारे में कहा ये स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट हैं और ये ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इनके कंटेम्प्रेरीज यानी समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि नेचर में अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन नजर आ रही है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में ही आप देखिए तो हम सब एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। तो इनसे पूछा गया कि अगर जीन स्टेबल है, बस यहीं पे गलती इनसे हुई, इन्होंने कहा जीन या फैक्टर स्टेबल होते हैं, अगर जीन स्टेबल है तो फिर वेरिएशन क्यों आती है, ये नहीं बता पाए। तीसरा रीजन मेंडल के फेल होने का, मेंडल ने जो मैथमेटिक्स का यूज किया, इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया, ये एकदम नया था और अनएक्सेप्टेबल था उस समय के बायोलॉजिस्ट के लिए, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। और फाइनली चौथा कारण कि मेंडल के वर्क में फैक्टर या जीन की बात तो की गई और कहा गया ये स्वतंत्र इकाई है, लेकिन ये फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं, किससे बने होते हैं, इसका कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल प्रोवाइड नहीं कर पाए। आज तो हम जानते हैं बेटा कि जो जीन होते हैं डीएनए से बने होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल के समय में ये सारी बातें नहीं पता थी। तो 1865 में इन्होंने नियम दिए, अगले 35 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। डेथ होने के 16 साल के बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रिस, कार्ल कोरेंस और वांस सेरमार्क ने अलग अलग रिसर्च करके मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया। तो सन 1900 में मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी हुई। साथ ही साथ सन 1900 तक माइक्रोस्कोपी बहुत एडवांस हो चुकी थी और इस वजह से साइंटिस्ट सेल डिवीजन को देख सकते थे। और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है, जिन्हें कलर बॉडीज कहा जाता है, क्रोमोसोम के बारे में भी इस समय तक हमें पता चल चुका था। और सन 1902 तक, ध्यान दीजिएगा, बाई 1900 टू सन 1902 तक क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। मियोसिस के समय जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है पोल की तरफ, ये ऑब्जर्व कर लिया साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब बेटा 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है साटन और एक का नाम है बावेरी। साटन एंड बावेरी ने कहा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साटन एंड बावेरी ने कहा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर एकदम जीन की तरह होता है। अब बेटा यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता माइटोसिस के दौरान, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है और मियोसिस जिसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्रोमोसोम का जो मूवमेंट हुआ था पोल की तरफ, आपने देखा था इक्वेटर पे जो अरेंजमेंट हुआ था, वो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम और जीन दोनों ही पेयर में पाए जाते हैं।
जीन के पेयर को एलीलिक पेयर कहा जाता है और क्रोमोसोम के पेयर को होमोलॉगस पेयर का नाम दिया जाता है। और एक जीन के जो दो एलील होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की होमोलॉगस साइट पे पाए जाते हैं। खूब पूछा गया है, द एलील्स ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा इसका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो जो एक जीन के दो एलील जैसे कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, ये दो एलील हैं तो होमोलॉगस साइट मतलब एक दूसरे के आमने सामने क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर बेटा एक फिगर दिया गया है जहाँ पर आपको G1, G2, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज और जर्म सेल दिखाई गई हैं। यानी यहाँ पर आपको मियोसिस दिखाई गई और जर्म सेल फॉर्मेशन दिखाया गया है। और यहाँ पर 4 क्रोमोसोम आपको दिए गए हैं, एक येलो कलर से, रेड कलर से, ऑरेंज कलर से, ग्रीन कलर से। और फिर इन 4 क्रोमोसोम को आपको डिवाइड करके दिखाया गया जर्म सेल के अंदर। तो यहाँ पर इस फिगर में आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी समझ सकते हैं। आप देखिए मियोसिस फर्स्ट में बाईवैलेंट दिखाया गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको दिखाए गए हैं और मियोसिस सेकेंड की एनाफेज आपको दिखाई गई। तो ये फिगर भी आपसे नीट में पूछा जा सकता है। अब बेटा यहाँ पर एक टेबल दी गई जहाँ पर आपको क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में कंपैरिजन करके बताया गया है। यहाँ पर ए और बी आपको लिख के दिए गए हैं और आपसे पूछा क्या गया है कि ए में लिखा अकर इन पेयर, बी में लिखा अकर इन पेयर। ए में लिखा सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। बी में भी यही लिखा है। सी ए में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहाँ पर भी लिखा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। तो आप कहेंगे कि कोई भी कॉलम जीन हो सकता है या कोई भी कॉलम क्रोमोसोम हो सकता है, यानी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब ये दोनों एक ही तरह के कैरेक्टर, एक ही तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। क्रोमोसोम भी पेयर में है, जीन भी पेयर में है, दोनों का सेग्रीगेशन होता है और केवल एक क्रोमोसोम और एक एलील ही गैमीट में ट्रांसफर होता है और इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है। तो यानी जीन और क्रोमोसोम के बिहेवियर में सिमिलैरिटी होती है और ये बात पहले भी साटन एंड बावेरी ने बता दी थी। इस पेज पे एक फिगर और दिया गया, यहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया है। तो ये फिगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर तो बेटा कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीट में जब सवाल आएगा तो वहाँ पर कलर आपको नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर रहता। तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई फिगर जैसे ये वाला फिगर आपको दिया जाता और पूछा था ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये बताइएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साटन एंड बावेरी ने बताया कि जो पेयरिंग एंड सेपरेशन है क्रोमोसोम पेयर का, इसकी वजह से जो फैक्टर होते हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। बेटा पेयरिंग का मतलब है सिनेप्सिस और सेपरेशन का मतलब आप कह सकते हैं जो आप देखते हैं कि एनाफेज के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पेयरिंग और सेपरेशन की वजह से जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उनके ऊपर जो एलील पाए जाते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सटन के बारे में एनसीईआरटी ने कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी, लेकिन बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दोनों ने दी थी, सटन एंड बावेरी ने। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो आप दोनों का नाम लेंगे सटन एंड बावेरी। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो सटन एंड बावेरी ने दी, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ये टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया और उनके कलीग मतलब सहयोगियों के द्वारा। और उन्होंने ये पता लगाया कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसका आधार क्या है। तो बेटा दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो आप कहेंगे सटन एंड बावेरी। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो आप करेंगे टी.एच. मॉर्गन। अब
मॉर्गन ने बेटा अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई के ऊपर फल मक्खी पे किया था जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जेनेटिक स्टडीज के लिए बहुत ही सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? उसके कई सारे कारण हैं। पहला, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इसे आसानी से राइप बनाना के ऊपर ग्रो करा सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये केवल 2 हफ्ते की है। ये 14 डे में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई, जिससे हम रेशियो आसानी से बना सकते हैं। और क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल फ्लाइज आसानी से डिंग्विशेबल होती हैं। डिस्टिंग्विशेबल यानी आप उनको देख के बता सकते हो कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। और साथ ही साथ इनमें बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन है जिन्हें आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे इनकी बॉडी कलर, आई कलर, ऐसी हेरिडिटरी वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। और आपको फिगर भी दिए गए, देखिए यहाँ पर जो ए है ये मेल है और बी फीमेल है। कैसे पहचाना? साइज से आप पहचान सकते हो। जो मेल होता है उसका साइज छोटा और फीमेल का साइज यहाँ पर बड़ा होता है। चलिए बेटा, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉर्गन के द्वारा दिया गया। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में, ये जानने के लिए कि उन जीन के बारे में जानने के लिए जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, यानी ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उन्हें सेक्स लिंक जीन कहा जाता है। तो मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराई, ये क्रॉस मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरह थे। मेंडल ने पी में डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जो भी आपने पढ़ा है, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर उसी तरह के क्रॉस कराए। जैसे मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल, देखिए डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर होने चाहिए, तो बॉडी कलर इन्होंने लिया और आई कलर लिया। तो येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल का क्रॉस इन्होंने ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ कराया, और जो इनको F1 मिला उन्होंने उसका इंटर क्रॉस कर दिया, मतलब सेल्फिंग करा दी। अब इन्होंने देखा कि अगर F2 जनरेशन में जब इन्होंने रेशियो देखा तो रेशियो क्या आना चाहिए था, 9:3:3:1, लेकिन ये रेशियो नहीं आया, ये रेशियो डेविएट हो गया। और डेविएट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, यानी मॉर्गन को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिला, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो रेशियो कितना आता, 9:3:3:1। ये रेशियो तभी मिलेगा जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। लेकिन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो ये रेशियो उनको नहीं मिला, रेशियो डेविएट कर गया। इसका मतलब है कि जो 2 जीन इन्होंने लिए वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते थे। अब मॉर्गन और उनके ग्रुप ने पता लगाया कि इन्होंने जो बॉडी कलर और आई कलर के जीन लिए हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थे। और इन्होंने ये भी पता लगाया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर 2 जीन जो एक्सपेरिमेंट में लिए गए हैं अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो उस कंडीशन में जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो नॉन पेरेंटल से काफी ज्यादा होगा। अगर एक ही जीन के ऊपर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन मौजूद हैं जिनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में कंसीडर किया गया है तो उस कंडीशन में पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल से ज्यादा होगा। और मॉर्गन ने इसका कारण भी बताया। मॉर्गन ने कहा कि इसका कारण है फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन, यानी जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे है तो उनके बीच एक लिंकेज, एक संबंध बन जाता है, एक भौतिक एसोसिएशन, एक फिजिकल एसोसिएशन बनता है। और इन्होंने लिंकेज टर्म दिया, नीट में पूछा गया टर्म लिंकेज गिवन बाय मॉर्गन, और इन्होंने टर्म किस लिए दिया था, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन को बताने के लिए। साथ ही इन्होंने रिकॉम्बिनेशन टर्म भी दिया नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को बताने के लिए। अब यहाँ पर बेटा मॉर्गन ने और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर 2 जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो और वो एक दूसरे के नजदीक है, सम जीन वेरी टाइटली लिंक, अगर 2 जीन एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज बहुत ज्यादा होगा। यानी एक क्रोमोसोम पे 2 जीन अगर नजदीक हैं तो लिंकेज ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक दूसरे से दूर है तो लिंकेज कम हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्रॉस हमारे पास है इस बात को समझने के लिए। अगले पेज पे चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आप इस बात को समझोगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को।
देखिए बेटा क्रॉस ए में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस ए में जो यहाँ पर क्रोमोसोम आपको दिखाए गए, ये पूरा क्रोमोसोम आपको दिखाए गए। अब इस क्रोमोसोम पे आप देखिए तो दो जीन है, एक वाई और डब्ल्यू जीन है, इनके बीच की डिस्टेंस आप देखिए। दूसरा क्रॉस बी जो बेटा आपको दिखाया गया, इसमें जो क्रोमोसोम है उस पर दो जीन है, डब्ल्यू और एम, इनके बीच की दूरी आप देखिए। तो अब दूरी और लिंकेज में इनवर्स रिलेशन होता है। अब बेटा y और w को अगर आप देखोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम तो इनके बीच लिंकेज ज़्यादा होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई है तो यहाँ पर लिंकेज कम हो जाएगा। तो लिंकेज की अगर बात करें तो क्रॉस ए में लिंकेज ज़्यादा होगा, और लिंकेज ज़्यादा होने का मतलब पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर लिंकेज कम है यानी पेरेंटल टाइप यहाँ पर कम हो जाएंगे। अब जरा रिजल्ट देखिए यहाँ पर, अगर क्रॉस ए में आप देखिए तो बेटा पेरेंटल टाइप, क्योंकि लिंकेज ज्यादा तो पेरेंटल टाइप 98.7% है, रिकॉम्बिनेंट टाइप केवल 1.3% है। जबकि क्रॉस बी आप देख रहे हो बेटा, इसमें डब्ल्यू और एम के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो पेरेंटल टाइप घट गए हैं, क्योंकि लिंकेज कम हो गया और रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पर बढ़ गए हैं। और नीचे देखिए लिख के भी आपको दिया गया, अगर आपने कभी इसको पढ़ा हो, फिगर के नीचे क्या लिखा है, नोट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन w एंड m, यानी y और w के बीच जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो w और m से ज़्यादा है। और अब बेटा यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे बेटा यहाँ पर जैसे आपको फिर से दिया गया w एंड y का मतलब क्या हुआ, वाइट एंड येलो। अब ये टाइटली लिंक्ड है, ये नज़दीक अभी क्रॉस से मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन है, जबकि डब्ल्यू एम यानी वाइट एंड मिनिएचर विंग में 37.2% रिकॉम्बिनेशन है। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिकॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा। अब मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट है, ये आपसे पूछा गया बेटा नीट में, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का यूज किया, इस पे ध्यान दीजिएगा, लिंकेज की फ्रीक्वेंसी नहीं, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का यूज किया बिटवीन जीन पेयर, और इसको इन्होंने जेनेटिक मैप बनाने के लिए यूज किया। तो इन्होंने जेनेटिक मैप बनाया, और जेनेटिक मैप अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने बनाया, किस आधार पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के आधार पे। और इस जेनेटिक मैप का यूज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी किया गया। ह्यूमन जीनोम जो सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे एजीपी, उसमें भी जेनेटिक मैप का यूज किया गया। जेनेटिक मैप किसने बनाया, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने। किस पे आधारित था, ये आधारित था रिकॉम्बिनेशन पर, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाया गया। ध्यान रखिएगा लिंकेज की फ्रीक्वेंसी पर नहीं बनाया गया था। तो बेटा चूंकि चैप्टर काफी लेंदी है, इसलिए यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर जितनी चीजें बतानी थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये पढ़ा दिया। अब अगले जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे प्लियोट्रॉपी हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, म्यूटेशन का टॉपिक हो गया, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर चूंकि काफ़ी बड़ा है तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया यहाँ पर, इसी टॉपिक के जो मैंने अपलोड किया है इतने पार्ट के क्वेश्चन हम शाम को 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो क्रैश कोर्स है कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा, और कल बेटा उसके हम क्वेश्चन शाम को लाइव सेशन में करेंगे। इसी तरह जो अगला चैप्टर हमारा होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम 3 दिन में रिवाइज करेंगे, 3 दिन में कवर करेंगे क्रैश कोर्स और लाइव सेशन के द्वारा, क्योंकि इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इनसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेटा अगर हमारे क्लासरूम के लेक्चर को आप लेना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा नॉर्मली 25,000 में दिए जाते हैं, इस समय केवल 3,000 में आपको मिल जाएंगे। पूरे 10 यूनिट 38 चैप्टर 3,000 में आप ले सकते हैं। एक यूनिट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो केवल 500 रुपये में एक यूनिट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बेटा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बेटा इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। और फिर शाम को हम 5 बजे लाइव सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मेंटी हम करेंगे, और मेंटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।